हैं, आज हम सीखेंगे कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस का ओवरऑल ऑर्डर कैसे निकालते हैं। जैसे मेरे पास ये रिएक्शन है, ठीक है ना, इसका एक ओवरऑल ऑर्डर किस तरह निकाला जा सकता है। इसका ओवरऑल ऑर्डर कैसे निकाला जाता है, इसके लिए आपको पहले सीखना पड़ेगा एलिमेंट्री रिएक्शंस क्या होती हैं और कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस क्या होती हैं, ठीक है ना। मैंने यहाँ पर लिखा है एलिमेंट्री रिएक्शंस आर दोज रिएक्शंस व्हिच टेक्स प्लेस इन वन स्टेप। वो वाली रिएक्शंस जो एक ही स्टेप में होती है ना, उनको क्या कहते हैं, एलिमेंट्री रिएक्शन। समझ में आया। इन एलिमेंट्री रिएक्शंस में जो एक ही स्टेप में होती हैं, इनके जो कोएफिशिएंट्स होते हैं, इनके जो कोएफिशिएंट्स ऑफ द रिएक्टेंट्स जो होते हैं, यहां पर रिएक्टेंट्स, कोएफिशिएंट्स ऑफ रिएक्टेंट्स जो होते हैं, जो कोएफिशिएंट्स ऑफ रिएक्टेंट्स होते हैं, जो यहां पर मैंने लिखी एलिमेंट्री रिएक्शन 2a + 3b देता है हमें प्रोडक्ट, ठीक है। अब देखो इसके जो कोएफिशिएंट्स है, यहां पर a का कोएफिशिएंट क्या है 2, b का कोएफिशिएंट क्या है 3। ये जो ये कोएफिशिएंट्स ऑफ दिस एलिमेंट्री रिएक्शन होते हैं ना, ये कंसीडर किए जाते हैं ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, ठीक है ना। यही मैंने लिखा, द कोएफिशिएंट्स ऑफ द रिएक्टेंट्स आर कंसीडर्ड ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इन एलिमेंट्री रिएक्शंस, बट इन एलिमेंट्री रिएक्शंस। तो हम इसकी रेट कैसे लिखेंगे? अगर हम इसका रेट लिखना होगा, हम लिखेंगे रेट इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ ए, और जो इसका कोएफिशिएंट होता है वो स्क्वायर जाता है, वो इसको पावर जाता है, और कंसंट्रेशन ऑफ बी वो इसको जाता है पावर। समझ में आया एलिमेंट्री रिएक्शंस क्या होती है? दैट ऑकर इन ओनली वन स्टेप। दूसरा होता है कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस। कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस क्या होती हैं? आर दोज रिएक्शंस which takes place in more than one step। वो वाली रिएक्शन जो दो या दो से ज्यादा स्टेप्स में हो जाएगी ना, उनको क्या कहते हैं? कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस, ठीक है ना। ईच स्टेप, ये जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस होती है ना, ये 2 स्टेप, 3 स्टेप, 4 स्टेप, कोई होगी 5 स्टेप में होती है, कोई 7 स्टेप में होती है। हर कोई स्टेप इसमें माना जाता है एलिमेंट्री स्टेप। हर कोई स्टेप क्या कंसीडर किया जाता है? एलिमेंट्री स्टेप, ठीक है ना। अब हमें इस कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का मान, हमें रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है, हमें रेट लॉ लिखना है। क्या लिखना है? रेट लॉ। जिस तरह हमने इस स्टेप पे यहां पर लिखा रेट लॉ। अब मानो मैंने यहां पर एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन लिखी, इसके 2 स्टेप्स में होती है। कितने स्टेप्स में होती है? 2 स्टेप्स में होती है। अब मैं रेट लॉ लिखूंगा इसका या रेट लॉ लिखूंगा इसका, है ना, प्रॉब्लम है ना। बच्चे को पता होना चाहिए ना रेट लॉ किसका। मैं आपको बोल रहा हूं चलो लिखो रेट लॉ इसका। आप किस स्टेप का लिखोगे? क्या आप ऊपर वाले स्टेप का रेट लॉ लिखोगे या नीचे वाले का रेट लॉ लिखोगे? आपको रेट लॉ लिखना है जो ये सीरीज ऑफ स्टेप्स होती है ना, चाहे 2 स्टेप्स में हो जाएगी रिएक्शन या 3 स्टेप्स में या 4, जो इन स्टेप्स में स्लोवेस्ट स्टेप होता है ना, आपको रेट लॉ उसी स्टेप का लिखना होता है। समझ में आई बात? और उसी स्टेप को कहा जाता है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। क्या कहा जाता है? इसलिए मैंने लिखा स्लोवेस्ट स्टेप ऑफ द कॉम्प्लेक्स रिएक्शन इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। यानी कि वही डिटरमाइन करता, वही डिसाइड करता है कि जो रिएक्शन हो रही है इसकी रेट ऑफ रिएक्शन कितनी होगी, इसकी रेट ऑफ रिएक्शन कितनी होगी। क्योंकि पहला स्टेप भी फास्ट है, वो जल्दी जल्दी दे रहा है। अब सेकंड स्टेप भी फास्ट है, वो भी जल्दी जल्दी बना रहा है। अब थर्ड स्टेप मानो अब स्लो है। अब उसी पे डिपेंड है ना कि प्रोडक्ट कितना बनेगा, जितना वो तेज चलेगा उसी हिसाब से प्रोडक्ट बनेगा ना। इसलिए वही डिटरमाइन करता है क्या? रेट ऑफ रिएक्शन। समझ में आया क्यों होता है स्लोवेस्ट स्टेप रेट डिटरमाइन स्टेप? क्योंकि उसी पे डिपेंड होता है कितना प्रोडक्ट बनेगा। अगर वो जल्दी चला तो जल्दी जल्दी प्रोडक्ट बनेगा, अगर वो आहिस्ता आहिस्ता चला तो वो आहिस्ता आहिस्ता प्रोडक्ट बनेगा। तो रेट सारी रिएक्शन किस पे डिपेंड होती है? उसी स्लोवेस्ट स्टेप पे। और हमें रेट लॉ भी लिखना होता है किसका? स्लोवेस्ट स्टेप का। ये गिवन होता है जब आप कॉम्प्लेक्स रिएक्शन दे देंगे ना एग्जाम में, वहां पर दिया होता है ये फर्स्ट स्टेप है, ये फर्स्ट स्टेप है, ये स्लो स्टेप है। समझ में आई बात अच्छे से? वही मैंने लिखा स्लोवेस्ट स्टेप ऑफ द कॉम्प्लेक्स रिएक्शन इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। क्लियर बात? अब जब आपने एक रेट, मानो आपका स्लोवेस्ट स्टेप है कोई, आपका कोई स्लो स्टेप, आपने उसका रेट लॉ लिख दिया, जिस तरह मैंने यहां पर लिखा, आप उसका रेट लॉ लिख दिया। मगर अगर उस स्लो स्टेप में कोई इंटरमीडिएट आ गया, क्या आ गया? वो रेट लॉ में नहीं लिखना होता है, उसको जल्दी जल्दी रिप्लेस करना होता है किसी इक्वेशन से। समझ में आया बात? फिर फाइनल जो बनती है ना, वही होती है रेट ऑफ रिएक्शन। ये आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी जब मैं इसको सॉल्व करूंगा यहाँ पर, ठीक है ना। तो वही मैंने लिखा यहाँ पर, इंटरमीडिएट्स आपको रेट लॉ में नहीं लिखने हैं। अब मैंने यहाँ पर एग्जांपल लिखी ऐसे, जैसे हमारा ओजोन है ऊपर, ओजोन हमारा ट्वाइस O3 ये टूटता है किसमें? थ्राइस O2 में टूटता है। ये तो ओवरऑल रिएक्शन है। क्या है? ओवरऑल रिएक्शन।
ओवरऑल रिएक्शन है ये। मगर ये जो मैंने ओवरऑल रिएक्शन लिखी ये एक ही स्टेप में नहीं होती है, ये टूटा ये बना, ये होती है 2 स्टेप्स में। कितनी स्टेप्स में? 2 स्टेप्स में। पहले स्टेप में क्या होता है, O3 पे जब सनलाइट पड़ती है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन पड़ती है, ये टूट जाता है किसमें? O2 में और O रेडिकल में। किसमें? रेडिकल होता है हाईली रिएक्टिव, ये इंटरमीडिएट होता है, ये क्या होता है? हाईली रिएक्टिव। फिर ये इंटरमीडिएट दूसरे O3 के साथ रिएक्शन करके बनाता है 2iso2। क्या बनाता है? 2iso2। ठीक है ना? हमें निकालना क्या है? ओवरऑल ऑर्डर। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ओवरऑल ऑर्डर रिएक्शन का बता दो। ये तो एक एग्जांपल है, उसके बाद में दूसरी भी दिखाता हूं। अब मैंने भी क्या बोला, हमें रेट लॉ लिखना होता है। पहले क्या लिखना होता है? किसका रेट लॉ लिखेंगे? किसका रेट है? स्लोवेस्ट स्टेप का। अभी मैंने बताया तो स्लोवेस्ट स्टेप इसमें कौन है? ये वही से बोल रहा है, ये फास्ट स्टेप है और ये क्या है हमारा? स्लोवेस्ट स्टेप है। ठीक है ना? तो स्लोवेस्ट स्टेप का रेट लॉ लिखेंगे, रेट इज इक्वल टू, यहां पर इसने दिया है रेट कांस्टेंट K2 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O3 इंटू कॉन्सेंट्रेशन, इसका पावर क्या है? 1 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O रेज़ड पावर 1 है ना, क्योंकि इसका कोएफिशिएंट क्या है? 1। इसका भी कोएफिशिएंट क्या है? क्या पावर? फिलहाल तो हमें ये आ गया, मगर इस रेट लॉ में हमारा आ गया ना इंटरमीडिएट। मैंने पहले बोला ना इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स रिएक्शन रेट लॉ में नहीं आनी चाहिए, तो हमें जल्दी इस रेट लॉ को क्या करना है? रिप्लेस करना। इसको रिप्लेस कैसे किया जाता है जरा आप ध्यान दे दो। हम लिखेंगे इसका रेट लॉ। क्या लिखेंगे? इसका रेट लॉ लिखेंगे। जब रेट लॉ किस तरह लिखा जाता है, आप देखो ये एक ही स्टेप रिएक्शन है ना, फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो रही है खाली। इसका रेट लॉ किस तरह लिखा जाता है? K1 is equal to concentration of products divided by concentration of reactants is equal to concentration of products O2। ये आपको सीखना है, लिखना। कभी आपके पास ये रिएक्शन होगी वन स्टेप, मतलब एक ही डायरेक्शन में जाती होगी, उसका रेट लॉ किस, इसका रेट कांस्टेंट किस तरह लिखा जाता है, उसका K का वैल्यू किस तरह लिखा जाता है। ठीक है ना? वो होता है बराबर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। ठीक है ना? तो कंसंट्रेशन ऑफ O डिवाइडेड बाय यहां पर क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ O3। यहां तक आया समझ में? यहां तक आया समझ में? जरा आप ध्यान दे दो, ये O3 इसको इस पोर्शन को डिवाइड है ना? अब यहां ध्यान दे दो, यहां पर हमें O है ना, O इंटरमीडिएट, हमें यही O निकालना है, फिर इसका वैल्यू यहां पर सब्स्टिट्यूट करना है। समझ में आया? जरा देखो, ये O3 यहां पर डिवाइड में है, जब यहां आएगा इसको मल्टीप्लाई में आ जाएगा ना, तो क्या बन जाएगा? K1 इंटू O3। अब ये देखो, ये O2 यहां पर ऊपर मल्टीप्लिकेशन में, ये नीचे आ जाएगा ना डिवाइड में, डिवाइड बाय क्या आ जाएगा यहां पर? O2। ठीक है ना? इज इक्वल टू, यहां क्या बचा हमारा? खाली O। यहां पर बचा ना हमारा खाली O। यहां तक आया समझ में? अब हमें यही O का वैल्यू, ये O इसके बराबर है ना, इसका वैल्यू हमें इसमें सब्स्टिट्यूट करना है। समझ में आ रही है बात? आपको आ रही है बात समझ में? इजी मेथड्स बता रहा हूं, घर की होगी ज्यादा। जरा यहां ध्यान दे दो, हमारा रेट लॉ क्या है? रेट इज इक्वल टू K2 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O3 रेज़ड पावर 1। अब O के बदले क्या मैं दे दूंगा? ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगा। क्या होगा? K1 इंटू O3 रेज़ड पावर 1 डिवाइड, क्योंकि इसका पावर क्या है? 1 है। ठीक है ना? जिसका कुछ पावर है उसका पावर 1 डिवाइडेड बाय O2 डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O2। यहां तक आया समझ में? यहां तक आया समझ में? रेट इज इक्वल, अब देखो K2 और K1, इसको मैं अलग लिखता हूं, ये बन गया K2 इंटू K1। अब यहां ध्यान दो, ये है O3, यहां से O3 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O3 रेज़ पावर 1, और यहां पर दूसरा है O3 रेज़ड पावर 1 डिवाइडेड बाय यहां पर क्या है? O2 रेज़ड पावर क्या है? इसका जिसका कुछ पावर है उसका पावर 1 होता है। समझ में आया? अब देखो यहां पर ये है K2 एक कांस्टेंट, K1 है दूसरा कांस्टेंट। कांस्टेंट इंटू कांस्टेंट होता है अनदर कांस्टेंट। जो यहां पर K1 इंटू K2 होता है उसको बोलते हैं K इफेक्टिव। क्या बोलते हैं? K इफेक्टिव बोलते हैं। तो मैं यहां पर लिखूंगा
रेट इज इक्वल टू K1 इंटू K2 के बाद क्या लिखना है K इफेक्टिव। समझ में आया? अब देखो यहाँ पर बेसिस है सेम, पावर्स को क्या होता है ऐड। ये है O3 रेज पावर 1 O3 रेज पावर 1 तो क्या बन जाएगा O3 रेज पावर 2 तो ये बन जाएगा यहाँ पर O3 रेज़ड पावर 2। समझ में आया? अब देखो यहाँ पर ये है नीचे O2 रेज़ड पावर 1 जब मैं इसको ऊपर करूंगा ये है ना +1 अगर मैं इसको डिवाइड करें ऊपर ये क्या बन जाएगा O2 रेज़ड पावर -1 तो ये बन जाएगा यहाँ पर O2 रेज़ड पावर -1। समझ में आया? तो क्या निकला हमारा ऑर्डर जरा यहां ध्यान दे दो। अब क्या निकला हमारा ऑर्डर विथ रेस्पेक्ट टू O3 निकला 2 और ऑर्डर विथ रेस्पेक्ट टू O2 निकला -1। समझ में आया? तो ऑर्डर विथ रेस्पेक्ट टू O3 हमारा निकला 2 और ऑर्डर विथ रेस्पेक्ट टू O2 हमारा निकला -1। ओवरऑल -1 ओवरऑल ऑर्डर कितना निकला? ओवरऑल ऑर्डर होता है प्लस, दोनों का प्लस। ओवरऑल ऑर्डर कितना निकला? ओवरऑल ऑर्डर निकला हमारा 2 प्लस करना होता है ना -1 तो कितना निकला 2 -1 कितना निकला 1 के बराबर। तो ओवरऑल ऑर्डर इस रिएक्शन क्या है 1 है। तो ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू O3 कितना है 2 और ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू O2 है -1। आया समझ में किस तरह ओवरऑल ऑर्डर निकालते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं नीट में भी, CISR नेट में भी पूछे जाते हैं, जी एडवांस में भी। मैं तो आसान अभी दिखा रहा हूं। अभी मैं दूसरी एग्जांपल दिखा रहा हूं। अब देखो दूसरी एग्जांपल, इसको लिखो शाबाश। ट्वाइस NO2 प्लस F2 हमें देता है ट्वाइस NO2F। ये है ओवरऑल रिएक्शन। क्या है हमारी ओवरऑल रिएक्शन है। मगर ये रिएक्शन ऐसे नहीं होती है, एलिमेंट्री रिएक्शन नहीं है, ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। ये होती है 2 स्टेप्स में। कितनी होती है? होता क्या है पहले स्टेप में ट्वाइस NO2 ठीक है ना, ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें N2O4 में। किसमें? N2O4 में। ये इंटरमीडिएट है हमारा। क्या है? इंटरमीडिएट। फिर क्या होता है दूसरे स्टेप में? ये दूसरे स्टेप में होता है हमारा ट्वाइस NO2 प्लस F2 ये हमें देता है ट्वाइस NO2F देता है, NO2F दे देता है। ठीक है ना? ऐसे दूसरे स्टेप में यही इंटरमीडिएट आ जाता है, रिएक्शन करता है फ्लोरीन के साथ, देता है हमारा ट्वाइस NO2F देता है। समझ में आया? अब हम लिखेंगे ये इसका है फर्स्ट स्टेप, ये क्या है फर्स्ट स्टेप, और ये हमारा है स्लो स्टेप। ठीक है ना? ये वाली यहां पर हमारी इक्विलिब्रियम रिएक्शन है, इसका है K1 इसका है K2। ये वाला ट्वाइस N2 ब्रेक होता है किसमें N2O4 में, और ये वापस किसमें बढ़ रहा है ट्वाइस NO2 में। इक्विलिब्रियम यहां पर हो रहा है। तो यहां पर फिर उसके बाद ये रिएक्शन करता है F2 के साथ, देता है हमारा ट्वाइस NO2F देता है। तो इसका ये है हमारा K3 रेट कांस्टेंट। ठीक है ना? अब इसका लिखेंगे स्लोवेस्ट स्टेप। क्या लिखेंगे? स्लोवेस्ट स्टेप। रेट किसके लिखते हैं? स्लोवेस्ट स्टेप। वो कौन सा है? ये वाला स्टेप है ना? तो किसके बराबर होगी? रेट इज इक्वल टू K3 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ F2 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2O4। समझ में आया? यहां पर कंफ्यूजन मत हुआ मैंने क्या लिखा।
पहले स्टेप में क्या होता है, ट्वाइस NO2 ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में बनाता है N2O4, लेकिन N2O4 जल्दी जल्दी वापस मिलके बनाता है NO2 वापस, ठीक है ना। ये इक्विलिब्रियम रिएक्शन यहाँ पर। उसके बाद ये करता है F2 के साथ रिएक्शन बनाता है ट्वाइस NO2F, ठीक है ना। ये इसका है 2 स्टेप्स में होती है रिएक्शन। और ओवरऑल ऑर्डर जो है वो है ओवरऑल रिएक्शन जो ये है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर ये तो हमारा बना रेट, इसका क्या पावर 1, इसका पावर भी 1, जिसका कुछ नहीं होता है उसका पावर क्या होता है 1। समझ में आया यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर मैंने ये भी आपको बताया कि इंटरमीडिएट हमारे रेट लॉ में नहीं आना चाहिए, क्योंकि है ना इंटरमीडिएट, तो हम इंटरमीडिएट को क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। अब यहाँ पर कैसे करेंगे रिमूव, हम इसका लिखेंगे रेट लॉ लिखेंगे फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है ना। वो तो मैंने अभी दिखाया आपको किस तरह लिखते हैं जब वो एक ही डायरेक्शन में हो रही थी पहले एग्जांपल में, मगर ये दोनों डायरेक्शंस में हो रही है ना, इसलिए मैंने ये वाली एग्जांपल चूज की है। इसका किस तरह लिखते हैं आप देखो, इन फॉरवर्ड डायरेक्शन में K1 इज इक्वल टू N2O4 ये हुआ रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन, रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन हो रहा है ना फॉरवर्ड डायरेक्शन। अब रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन में क्या होगा, रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन वो क्या है, K2 इज इक्वल टू NO2 स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखो कैसे है रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन, रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन में आपने K लिखा, K1 इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ, अब ये प्रोडक्ट बन गया है ना। अब जब बैकवर्ड में जाएंगे, बैकवर्ड में ये बन गया ना रिएक्टेंट और ये बन गया प्रोडक्ट, है ना। तो रेट किस तरह लिखते हैं, रेट इज इक्वल टू K2 NO2 और ये जाता है इसको पावर जाता है, समझ में आया। वही मैंने लिखा रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन इज इक्वल टू K2 into NO2 रेज़ पावर 2, समझ में आया सर। उसके बाद क्या हम करते हैं, फॉरवर्ड डिवाइड बाय बैकवर्ड, रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन डिवाइड बाय रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन, क्या निकला यहाँ पर, जरा यहाँ पर दिखाते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, K1 by K2 करते हैं, क्या करते हैं, रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन, रेट कांस्टेंट फॉरवर्ड डायरेक्शन डिवाइड बाय रेट कांस्टेंट बैकवर्ड डायरेक्शन, वहां क्या बचा हमारा N2O4 डिवाइडेड बाय NO2 होल स्क्वायर, समझ में आया। आपने कभी सुना इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, नाम सुना है, वो यही होता है रेट कांस्टेंट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन डिवाइड बाय रेट कांस्टेंट बाय बैकवर्ड डायरेक्शन, वही होता है हमारा K इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, समझ में आया। ये इसका वैल्यू जो होता है ना वही होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बराबर, समझ में आया था। अब जरा यहाँ पर ध्यान दें, हमें क्या निकालना है, N2O4 निकालना है। अब ये डिवाइड में है, यहाँ पर ये है ना डिवाइड में, ये क्या बन जाएगा इसको मल्टीप्लिकेशन में, तो ये बन गया हमारा K1 डिवाइडेड बाय K2 इंटू NO2 होल स्क्वायर, NO2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ N2O4, समझ में आया यहाँ तक, इसको आया समझ में। अब N2O4 हम यहाँ पर सबस्टिट्यूट करेंगे वैल्यू, ठीक है ना। उसके बाद हम देखेंगे रेट क्या आएगा, उसके बाद उसका ऑर्डर निकालेंगे। तो सबस्टिट्यूट करेंगे N2O4 का वैल्यू इसमें, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर हमारा रेट इज इक्वल टू K3 और इंटू F2। अब N2O4 के बदले क्या सबस्टिट्यूट करेंगे, ये वैल्यू K1 डिवाइडेड बाय K2 इंटू NO2 होल स्क्वायर, समझ में आया, अच्छे से आया समझ में। अब रेट किसके बराबर निकली हमारी, अब मैं लिख रहा हूं ये वाले पहले वैल्यूज, पहले मैं लिखूंगा K3 डिवाइडेड बाय इंटू K1 इंटू K2 इज इक्वल इंटू कंसंट्रेशन ऑफ F2 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ NO2 होल स्क्वायर, समझ में आया। कोई फैक्टर हमें छोटा बात नहीं, कोई फैक्टर छूट नहीं गया। अब देखो यहाँ पर K3 इंटू K1 डिवाइड बाय K2, ये होता है बराबर K इफेक्टिव के बराबर, किसके बराबर, तो रेट हमारी निकली किसके बराबर, K इफेक्टिव इंटू कंसंट्रेशन ऑफ F2 रेज़्ड पावर 1 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ NO2 रेज़्ड पावर 2, समझ में आया। तो रेट इन टर्म्स ऑफ F2 कितनी है, सॉरी ऑर्डर विद रिस्पेक्ट ऑफ F2 कितना है 1 और ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू NO2 कितना है 2। यहाँ पर ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू F2 कितना है 1 और ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू NO2 कितना है
2। तो इसको लिखो आप ऑर्डर विथ रेस्पेक्ट टू F2, विथ रेस्पेक्ट टू F2 हमें निकला कितना 1, और ऑर्डर विथ रेस्पेक्ट टू NO2 वो कितना निकला हमारा 2, ठीक है ना। तो ओवरऑल ऑर्डर कितना निकला, ओवरऑल ऑर्डर हमारा निकला 3 के बराबर। समझ में आया? ऐसा नहीं है कि आप यहां सोचोगे इसमें भी तो कोएफिशिएंट था 2 तो ऑर्डर आ गया 2, और कोएफिशिएंट था 1 ऑर्डर आ गया 1। ये किसी में ऐसा आएगा, किसी में ऐसा नहीं आएगा। प्रोसीजर करने का ये इस तरीका है, ठीक है ना। आपको इसमें बहुत कॉम्प्लेक्स रिलेशन पूछी जाती है। आज तो मैं इतनी डिस्कस कर रहा हूँ यही तो कल मैं इसमें एक और इसे उसको बोलते हैं स्टेडी स्टेट अप्रॉक्सीमेशन, वो बहुत हाई लेवल है। जी एडवांस में क्वेश्चन होता है, और ऊपर वाले में भी जे CSI नेट में पूछा जाता है। स्टेडी स्टेट अप्रॉक्सीमेशन इस मेथड में लगाते हैं, फिर ओवरऑल ऑर्डर निकालते हैं। वो भी इंशाल्लाह हम कल डिस्कस करूंगा। चलो, थैंक यू वेरी मच।